मेरिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। मेरिस्टम दो टाइप के थे डिपेंडिंग ऑन टू क्राइटेरिया। बेसिकली हमने टिश्यू से स्टार्ट किया था चैप्टर। टिश्यू में आपने पढ़ा था कि टिश्यू दो टाइप के हैं, लाइक एक ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं जिन्हें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला या निकनेम में मेरिस्टेम्स बोला गया है, और कुछ हैं जो डिवाइड नहीं करेंगे, वो किसी और काम के लिए डिफरेंशिएट कर जाएंगे, दोज विल बी परमानेंट टिश्यू। वो भी हम आज स्टडी करेंगे। देन फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनकी डिवीजन, उनकी लोकेशन, उनके ओरिजिन के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ा है। पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, नहीं, पहला पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो ओरिजिन के हिसाब से जब आपने पढ़ा था तो उसमें तीन क्राइटेरिया आपको पढ़ाए थे। वन इज कॉल्ड प्रोमेरिस्टम, ये था आपका नेक्स्ट लास्ट शीट। एंड फिर उसके बाद हमने प्राइमरी मेरिस्टम पढ़ा था और एक सेकेंडरी मेरिस्टम पढ़ा था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है कि मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमारा ये था कि ओरिजिन के हिसाब से हमने पढ़ लिया, प्रो मेरिस्टम हो गया, प्राइमरी मेरिस्टम हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टम हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन में एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी है और लेटरल है। ठीक है, यहाँ ये भी नोटिस करने की बात है, जब आपने इन तीनों को पढ़ा था तो ये तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम था, तो इसमें तो कोई इश्यू आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल अलग है। 12th में जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आपको ये जो भी यहाँ लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली प्लांट में कौन से मेरिस्टम होते हैं? ये एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जिसकी वजह से प्राइमरी में ग्रोथ होगी। सेकेंडरी वो जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि प्लांट में ग्रोथ दो तरीके से होती है, इसलिए दो तरीके के मेरिस्टम है। हमारी बॉडी में एक ही ग्रोथ है, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी तो कुछ होता नहीं, तो हमारे मेरिस्टम भी प्राइमरी में ही थे, सेकेंडरी तो कुछ थे ही नहीं। अब प्राइमरी मेरिस्टम के लिए आपने लिखा था यहाँ पे कि दे आर लोकेटेड एट, यानी पोजीशन तो आपने यही पढ़ी हुई है कि या तो वो एपेक्स पे होंगे या इंटर कैलरी होंगे। इंटर कैलरी का मतलब लिटरल मीनिंग में कहा जाए, स्पेलिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो लिटरल मीनिंग के हिसाब से इंटर कैलरी का मतलब है इन बिटवीन, बीच बीच में। लेकिन बीच बीच में कहाँ, वो अभी हम आज डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा है जो प्राइमरी मेरिस्टम कहलाता है, बट पोजीशन के हिसाब से ये प्राइमरी नहीं होगा, ये प्राइमरी का एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी वो अभी हम देखेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टम को अगर आप देखोगे तो इनकी पोजीशन क्या है? ये तो होते ही लेटरल साइड में है, ये लेटरल है, लेकिन ये लेटरल कैसा है? प्राइमरी। और यहाँ पे जितने भी आप पढ़ोगे वो लेटरल कैसे बन जाएंगे? सेकेंडरी। सो दिस वन इज द एक्सेप्शन। ये आपको बार बार याद रखना पड़ेगा कि ये वाला जो कैम्बियम है, जिसको आपने इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम लिखा है, ये कैम्बियम होगा तो पोजीशन के हिसाब से लेटरल, लेकिन ओरिजिन के हिसाब से ये कैसा होगा? प्राइमरी होगा, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो कल एक डाउट था, किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर बुक में ऑब्लिक करके लिखा है कि जो लेटरल मेरिस्टम होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाते हैं। तो ऑल लेटरल मेरिस्टम्स आर नॉट सेकेंडरी मेरिस्टम। जितने भी लेटरल मेरिस्टम है वो सारे सेकेंडरी मेरिस्टम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक लेटरल मेरिस्टम ऐसा है जो प्राइमरी के एग्जाम्पल में आपने लिखा है या होता है, इसके अलावा जितने भी हैं वो हो सकते हैं। सो दिस इज एक्सेप्शनल केस, और ये हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और फिर इसका यूज क्या है। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तो आपको इसका यूज भी समझ में आएगा कि क्यों प्लांट में ऐसा है कि ये वाला मेरिस्टम पहले से प्रेजेंट था, बाकी सारे जो है वो बाद में दोबारा बनेंगे। दोबारा कैसे बनते हैं वो भी हमने कल लिखा था, बाई डी डिफ्रेंसिएशन, है ना। तो आज हम पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम सीरीज में ही लिख रहे हैं, अब हमारे पोजीशन के हिसाब से आएगा, और पोजीशन के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा एपिकल मेरिस्टम, है ना, जो यूजुअली एपेक्स पे प्रेजेंट होगा वो एपिकल मेरिस्टम कहलाएगा। आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो, लाइक कि मैं अपने हिसाब से एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कि एक एपेक्स है, शूट का एपेक्स मान लीजिए, आपने मॉर्फोलॉजी में शूट एपेक्स तो बनाया हुआ है ना, इस तरीके से। ये तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली मेरिस्टम होगा जो टिप पे होगा, ये शूट एपेक्स अगर है तो ये क्या कहलाएगा? शूट का एपिकल मेरिस्टम होगा। इसकी पोजीशन क्या हो गई? एट द एपेक्स। ऐसे अगर मैं नीचे रूट बनाऊंगा तो रूट का एपेक्स रूट का एपिकल मेरिस्टम कहलाएगा, है ना। अभी मैंने शूट बनाया है, ठीक। फिर आपने पढ़ा था कि शूट का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें नोड इंटर नोड होते हैं,
किसी भी शूट का कैरेक्टरिस्टिक था ना कि उसमें नोड इंटरनोड होंगे, यहाँ से यंग लीफ प्राइमोडिया निकलेगा तो ये इसको कवर कर लेगा, जैसे मॉर्फोलॉजी में आपको मैंने डायग्राम बनाते समय सारी चीजें करा रखी हैं। तो ये पोजीशंस क्या कहलाती हैं, जहां पे ये लाइन बनी है, दीज आर कॉल्ड नोड। और दो नोड के बीच का एरिया क्या कहलाता है, इंटरनोड। तो जो नोड पे प्रेजेंट होगा, जहां से यूजुअली आप कोई लीफ या कोई ब्रांच बनाते हैं, इस तरीके से लाइक दिस, है ना। और भी बना सकते हैं, ये लीफ हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये मेरिस्टेम आएगा, ये मेरिस्टेम क्या कहलाएगा, ये दूसरा है। ये जो नोड है ना, इन पे जो मेरिस्टेम आएगा, दिस इज इंटर कैलरी, अभी हम पढ़ेंगे। 99% केस में ये नोड पे ही होते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया पोजीशन के हिसाब से एपेक्स पे, ये बीच बीच में आ रहा है तो इंटर कैलरी हो गया। एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ प्लांट में ये प्लांट का एक्सेस होगा इस तरीके से, तो ये अगर आप डायमीटर स्टेम का बनाओगे तो ये लेटरल साइड कहलाएगी। कुछ मेरिस्टेम यहाँ पे भी आएगा, ये अगर सेक्शन कट करोगे तो एक सर्कमफेरेंस जैसा दिखाई देगा आपको, है ना। ये एक्सेस है प्लांट का, तो ये एक्सेस के साइड में प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। जो अभी हमें तीनों पढ़ने हैं वो ये तीनों है, ठीक है। तो तीन हो गए एपिकल। अगर आप रूट बनाओगे तो रूट में एपिकल आएगा, रूट में इंटर कैलरी नहीं आएगा। अगर आपको मॉर्फोलॉजी अब तक तो याद करोगे भी आप, याद कर लेनी भी चाहिए आपको, रूट में नोड नहीं था कहीं भी, है ना। इससे पहले कि मैं पूछूं, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ आपको, रूट में आपने कहीं नोड इंटर नोड नहीं बनाया था। रूट में आपने ये भी नहीं पढ़ा था कि कोई चीज ब्रांच करके निकलेगी। अगर रूट से रूट सिस्टम बन भी रहा है तो वो एंडोजीनस रूट्स होती हैं, हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। बट रूट में कोई नोड नहीं होते, इसलिए रूट में कोई ब्रांचिंग, कोई लीफ, कोई फ्लावर, कोई फ्रूट, ऐसी कोई चीज नहीं बनती। लेकिन रूट की मोटाई तो बढ़ती है, रूट की थिकनेस तो बढ़ती है, तो थिकनेस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है, तो रूट में ये और ये आएगा। और स्टेम अगर है या ब्रांच है तो ये तीनों आ जाएंगे, है ना। तो पोजीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, है ना, ये तीन मेरिस्टेम आएंगे। अब इन्हें वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, है ना, हम सीरीज में लिख ले रहे हैं। एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम कौन सा होगा, एपिकल वो जो एपेक्स पे प्रेजेंट हो। अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया ना। एपिकल वो जो एपेक्स पे मिलेंगे आपको, है ना। दे अकर या लोकेटेड एट, पोजीशन पढ़ रहे हैं तो लोकेशन ही आएगा, लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ, किस पे, रूट एंड शूट। शूट्स का मतलब क्या होगा, स्टेम और ब्रांचेस। शूट में अब लीफ पे तो मेरिस्टेम नहीं होगा ना, बिकॉज लीफ तो परमानेंट पार्ट है, लीफ कोई हमेशा डिवाइड थोड़ा ना करती है, तो लीफ पे तो नहीं होगा। जहां डिवीजन होगा वहीं तो मेरिस्टेम आता है। तो आपको या तो ब्रांच की टिप पे आपको मिलेगा, या फिर आपको जो है वो किसी स्टेम, अगर कोई अन्य ब्रांच है तो उसकी टिप पे मिल जाएगा। तो दे आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट, क्लियर। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये जो एक्सेस मैंने कल बताया था कि लेंथ इंक्रीज करने का काम करते हैं। शूट की लंबाई बढ़ेगी तो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, रूट की लंबाई बढ़ेगी तो बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट, जो रूट में टिप पे आपने रूट के डायग्राम में बनाया हुआ है। तो इनका मेन पर्पस क्या है कि ये प्लांट बॉडी को इलोंगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इंक्रीज इन लेंथ। अगर प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। अब प्लांट में जब लेंथ इंक्रीज होगी तो लेंथ क्या होगी, ये हमेशा अलोंग द एक्सेस ही कंसिडर की जाती है।
लेंथ का मतलब ये नहीं कि आप ये कहें कि सर ये वाली ब्रांच है और ये ब्रांच ऊपर तक जा रही है, तो ऐसे तो एक्सेस नहीं बना सकते ना आप, एक्सेस तो सीधा ही बनेगा। तो लेंथ हमेशा आपको लेनी है टिप टू टिप, रूट के टिप से लेके शूट के टिप तक, तो उसमें ब्रांच पे मत चले जाइएगा। तो लेंथ आपको लेनी है अलोंग द एक्सिस। एक्सिस का मतलब प्लांट एक्सिस, क्योंकि आप फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हो तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर हम एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये कैसा एक्सिस होगा, प्लांट एक्सिस होगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ अलोंग द एक्सिस, ये एपिकल मेरिस्टम का काम हो गया। ठीक है, अब क्या वाकई में रूट का मेरिस्टम एपिकल होता है? बताओ, एक क्वेश्चन नीट पे पूछा गया, रूट मेरिस्टम इज, आपके ऑप्शन है एपिकल इन पोजीशन, सब एपिकल इन पोजीशन, टर्मिनल इन पोजीशन, सब टर्मिनल इन पोजीशन। क्या आंसर सब है इसका? एपिकल। सब एपिकल क्यों? क्योंकि एपिकल में रूट कैप होती है। क्योंकि एपिकल में रूट कैप होती है ना। तो अब अभी आप ये मत कहिएगा कि मतलब बाकी बच्चों के लिए कि आप ये कंट्रोवर्सी क्यों है, एनसीईआरटी ने तो लिखा है कि रूट एपिकल मेरिस्टम का एग्जांपल है, रूट मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम होता है, वो अपनी जगह क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि हम जो रूट कैप ले रहे हैं वो डेड कंसिडर कर रहे हैं, तो लिविंग टिश्यू के हिसाब से पहले नंबर पे रूट का ही मेरिस्टम आएगा। लेकिन जब इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से देखोगे, गिवन 4 ऑप्शंस के हिसाब से, तो रूट मेरिस्टम की पोजीशन क्या आएगी, रूट के एपिकल मेरिस्टम की पोजीशन क्या है, एपेक्स नहीं है, दैट इज बिहाइंड द एपेक्स, उसे हम सब एपिकल इन पोजीशन में मानते हैं। तो एक्चुअली जो रूट मेरिस्टम है, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट एपिकल, दिस इज सब एपिकल इन पोजीशन। और ऐसा क्यों था? बिकॉज रूट कैप इज एपिकल इन पोजीशन, पहले रूट कैप आएगा उसके बाद रूट का एपेक्स आएगा। स्टेम में क्या होगा, शूट मेरिस्टम कैसा होगा, एपिकल या सब एपिकल? बताओ। सर एपिकल। क्यों? एपिकल सर, ये भी उसमें कोई तो, शूट कैप तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये लीफ के प्राइमोडिया से तो कवर है ना, आपको शूट का डायग्राम पढ़ाया था ना मॉर्फोलॉजी में। यस सर। यस सर। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, एपिकल या सब एपिकल? सब एपिकल। ना, एपिकल ही रहेगा। पढ़ाया क्यों था, इसीलिए तो पढ़ाया था। लीफ के प्राइमोडिया अराइज तो नीचे से हो रहे हैं ना, ये तो नीचे से निकल के ऊपर मुड़ी हुई है, जब ये लीफ खुलेगी तब तो ये साइड में चली जाएगी ना, तो टिप किसकी रहेगी, एपेक्स की ही रहेगी, है ना, शूट के एपेक्स की रहेगी, ये ऑलवेज एपिकल होगा। जब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना एमसीक्यू, और जब कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जब आप किसी भी बात को बहुत प्रिसाइजली पूछते हो तो उसका मतलब ये बन जाता है कि कोई तो इश्यू होगा, वरना इतने ध्यान से तो नहीं पूछा जाएगा, है ना। ऐसे नीट का भी है कि जब वो किसी क्वेश्चन को लेके ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करता है ना, तो इसका मतलब आपको एक बार सोचने की जरूरत है। सीधे सीधे एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी है वो ठीक है, वो सही भी हो सकती है, बट अगर एनसीईआरटी में लिखा है और कुछ क्वेश्चन में आया है तो मुझे एक बार दोबारा से सोचना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर दूं। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, ये दोनों ही नीट के क्वेश्चन है। कि रूट एपेक्स एपिकल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर रूट कैप आ रही है, और डायग्राम मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बनाया, मैं यहाँ दोबारा नहीं बना रहा। आपने रूट एपेक्स में रूट की कैप पहले बनाई है, उसके अंदर रूट का मेरिस्टम बनाया। बनाया डायग्राम हमने शूट का भी था, लेकिन शूट में जो रूट एपेक्स, शूट के एपेक्स को कवर अप करने के लिए लीफ बनाई है, जिन्हें हमने लीफ प्राइमोडिया लिखाया था। एक्चुअली तो लीफ नीचे से नोड से अराइज हुई है ना, वो कोई ऊपर था ना प्रेजेंट है, वो तो बड थी। जब वो खुलेगा तो सारी लीफ तो लेटरल साइड में चली जाएंगी, एक्सिस के ऊपर टिप पे क्या आएगा, शूट का मेरिस्टम। तो शूट का मेरिस्टम कैसा होगा, एक्चुअली एपिकल होगा, बट रूट का मेरिस्टम कैसा होगा, दिस इज व्हाट, सब एपिकल इन पोजीशन। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, क्लियर? सर बोलो। सर एपिकल और टर्मिनल में डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल मतलब टिप कहलाएगा, वो आपको उसको एंड के हिसाब से देखना होता है कि हम उसको किस एंड पे कंसिडर कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली फिर हमारे आंसर्स निकल के आते हैं कि हमें क्या करना है। सर समझ नहीं आया। मतलब उसके लिए आपको प्लांट के एक्सेस पढ़ने पड़ेंगे। आप अगर रूट ये बना रहे हो,
तो ये एपेक्स हुआ, ये सब एपेक्स यानी सब एपिकल हुआ, ये सब टर्मिनल हुआ, और जहां पे भी रूट खत्म हो रही होगी ये टर्मिनल हुआ। टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट होता है, लेकिन एंड जहां पे टर्मिनेट करोगे वो एंड हो जाएगा। तो अब एंड कहाँ होती है? रूट क्या यहाँ एंड होती है? रूट तो यहाँ से शुरू होती है, एंड यहाँ होती है। तो ये एपेक्स हुआ और ये टर्मिनल हुआ। एपेक्स के पीछे सब एपिकल, टर्मिनल के पीछे सब टर्मिनल। जब आप शूट बनाओगे तो शूट में फिर ये वाला पॉइंट क्या टर्मिनल होगा? शूट टिप बोलने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे शूट टर्मिनेट कर रहा है, शूट तो शुरू यहाँ से हुआ है ना, शुरू यहाँ से हुआ तो ये एपिकल हुआ, इसके नीचे सब एपिकल हुआ। अगर ये यहाँ से खत्म हो रहा था तो यहाँ टर्मिनल आएगा और यहाँ सब टर्मिनल हो जाएगा। ओके सर। सर ये जो शूट मेरिस्टेम है इसमें ब्रांचेस के मेरिस्टेम को भी इंक्लूड कर सकते हैं हाँ ना? ब्रांचेस, हाँ ब्रांचेस भी इसमें आ जाएगी। जब आप ब्रांच बनाओगे तो ब्रांच में सर फिर आपको ऐसे, फिर ये जो टिप है दिस इज ऑल्सो द एपिकल ऑफ ब्रांच। ये लीजिए मैंने इसमें डायग्राम में ही बना दिया अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, मैंने क्या किया, सर फिर इनकी हाँ, लेंथ जो ब्रांचेस की इंक्रीज होगी वो तो फिर शायद आप अलोंग द एक्सिस एकदम वर्टिकली नहीं होगी ना, वो तो साइडवेज भी हो जाएगी। वो साइड बेस में, फिर वो साइड ग्रोथ हो जाएगी, वो भी मैं नीचे कहीं लिखूंगा। लेकिन अभी तो हमने, क्योंकि एपिकल को हम यहाँ पे अगर ले रहे हैं फिर आपको इस ब्रांच, फिर ये एक्सिस ये बनेगा ना एक्चुअली। जैसे आपने पढ़ा था कि लीफ आर अरेंज ओवर द एक्सिस, जब आपको फाइलोटैक्सी पढ़ाया था, तो एक्सिस क्या था लीफ के लिए? एक्सिस ये है इन टर्म्स ऑफ दिस, दीज लीव्स जो साइड में बनाई है। एक्सिस ये बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ दीज लीफ जो आप यहाँ बनाएंगे, क्योंकि लीफ लेटरल होती है, ये फिक्स है। लीफ जिस एक्सिस पे होती है वो प्लांट एक्सिस कहलाता है। तो अगर वो ब्रांच पे है तो ब्रांच एक्सिस, अगर वो स्टेम है तो स्टेम एक्सिस। स्टेम एक्सिस को आप प्लांट एक्सिस भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टेम हमेशा वही रेडिकल प्रिम्यूल वाला जो डायग्राम है वहीं से अराइज होगा, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है वहीं से अराइज होगा। तो ये तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे साइड ग्रोथ नहीं कंसिडर अभी कर रहे। अभी हम के मान लीजिए हम ये कहें कि हर नोड पे जो लीफ आ रही है मैं उसको तोड़ दूं, तब भी तो प्लांट की लंबाई तो बढ़ेगी ना। तो जो लेंथ अलोंग द एक्सिस होती है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, उसके लिए तो एपेक्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेंथ जो साइड में इंक्रीज होगी, तो साइड में इंक्रीज होने के लिए ये नोड वाले मेरिस्टेम चाहिए होंगे, वो आप यहाँ लिखोगे जो अभी आप पूछ रहे थे कि वो इंटर कैलरी में आएगा, कि जब प्लांट अपनी साइड ग्रोथ पे जाता है, जब वो ब्रांचेस बना के ग्रो करता है, तो ब्रांच क्यों बनी? ब्रांच बनने का तो कोई एरिया प्लीम्यूल में नहीं था, तो ब्रांच क्यों बनी? ब्रांच बनेगी वहां जहां पे नोड के नीचे इंटर कैलरी मेरिस्टेम होगा, वहां पे एक्सिलरी बड होगी और वो डिवाइड करके फिर एक ब्रांच बनाएगी। लीफ तब भी इसके किनारे रह जाएगी, है ना। ऐसे तो मार्फो में डायग्राम बनाए आपने। सर तो मतलब इंटर कैलरी मेरिस्टेम से अराइज हो जाएंगी ब्रांचेस, और फिर ब्रांचेस की जो अपनी ग्रोथ होगी वो एपिकल से होगी, ऐसा कुछ हाँ, है? वो उस ब्रांच पे जो एपेक्स पे आएगा एपिकल, उसकी वजह से होगी। यस सर, ओके। सो ये एपिकल हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम में अब इससे हो क्या रहा है। वैसे तो हमने लिखा है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज, बट एक्चुअली क्या होगा, इसकी वजह से लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट है। अगर आप इसको ओरिजिन के हिसाब से देखोगे तो ये क्या लिखा था आपने, प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि प्लांट शुरू में जो ग्रो करता है तो बिकॉज ऑफ दीज मेरिस्टेम करता है। सो ये आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के लिए फिर यही रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब यहाँ पर लीफ छूटती जाएंगी और लंबाई इंक्रीज होती चली जाएगी। और मैंने आपको एक्सिलरी बड पढ़ाया था पहले कभी। एक्सिलरी बड रूट में तो नहीं होती, एक्सिलरी बड भी एक तरीके का शूट एपिकल मेरिस्टेम है। इसीलिए वहां से कोई ब्रांच, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट सब बन सकता है, क्योंकि वहां पे भी एपेक्स तो वहां भी आएगा ना। मतलब यही स्ट्रक्चर आप यहाँ पे छोटा सा बड के जैसा बनाओगे ना, तो उस पे भी तो एपेक्स आएगा ही आएगा। तो एक्सिलरी बड अगर वो ब्रांच में टर्मिनेट कर रही है तो ब्रांच में ये फिर एपिकल कहाँ से आएगा? तो जो यहाँ पे बड बनी होगी उस बड में टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा,
और फिर जो नीचे नोड होंगे वो फिर यहाँ आ जाएंगे जहां से फिर आप लीफ अरेंज कर दोगे। तो उसमें भी एक एक्सिलरी बड भी एक तरीके का शूट एपिकल मेरिस्टम का ही एग्जाम्पल होता है। और जब ये परमानेंट हो जाएंगे तो फिर इनसे प्राइमरी ग्रोथ हो ही जाएगी, वो आप लिख ही चुके हैं, है ना। मेरिस्टम है, जब ये डिवाइड करना बंद करेंगे तो ये परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। परमानेंट टिश्यू से जो ग्रोथ हो रही है वो तो आपको यहाँ कंसिडर करनी है। अब सेकंड आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना, ये क्या है, ये हमें पढ़ना है। इंटरकैलरी में क्या करना है आपको, ये इनकी डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, इनकी डेफिनेशन ये नहीं है कि ये नोड पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि लिटरल मीनिंग के हिसाब से इनका मतलब क्या है कि बीच बीच में प्रेजेंट है। अब है क्या कि जैसे ये तो नोड हो गई, ये लाइन हमने माना कि ये नोड है, और दो नोड के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड। इंटरनोड पे तो कोई टिश्यू डिवाइड नहीं हो रहा, हमने कभी पढ़ा था कि इंटरनोड की केवल लेंथ इंक्रीज होती है, इंटरनोड पे कोई ग्रोथ नहीं होती, इंटरनोड से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो इंटरनोड पे तो जो भी टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू है ना। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं एनाटॉमी के हिसाब से, क्योंकि नोड इंटरनोड तो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। एनाटॉमी के हिसाब से क्या आएगा कि जहां जहां पे परमानेंट टिश्यू है ना, उनके बीच बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स छूट गई हैं। तो जो बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स छूट गई हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स बोलते हैं। These are the meristems which are left behind या which are included in between permanent tissue। ये परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में इंक्लूड हो गए। और फिर जब मार्फोलॉजी के हिसाब से इन एरिया को आप देखोगे तो 99% में ये एरिया नोड में कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए हम मान लेते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड को रिप्रेजेंट करते हैं, या नोड कैरीज द इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट नोड से डिफरेंट स्ट्रक्चर अराइज हो सकते हैं, है ना। बट टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि ये मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द केस में नोड है, रेयर केस ऐसे हैं जहां पे ये इंटर नोड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इनके लिए आप लिखेंगे तो दे आर लोकेटेड इन बिटवीन, लिख लीजिए मैच्योर टिश्यू। इस मैच्योर टिश्यू में क्या है, यूजुअली एट द नोड, मोस्ट ऑफ द केस में आपको कहां मिलेंगे, नोड पे। नोड कहां होता है, ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस, दोनों जगह हो सकता है। यूजुअली एट द नोड, दैट इज स्टेम और ब्रांचेस। सर हाँ, जो नोट्स सर, वो नोट्स से ही तो वो बनता है हमारा जो ये एक्सिलरी बर्ड्स, और उससे ही फिर आगे की ग्रोथ होती है। तो फिर एक्सिलरी बर्ड तो सर एपिकल मेरिस्टम है, तो सर इंटरकैलरी मेरिस्टम जो नोड के आसपास है, फिर उसी से ही क्या एपिकल मेरिस्टम बनता है, इससे बर्ड बन रहा है। नहीं, ये ऐसा था, ये फिगर था। जैसे यहाँ आपने स्ट्रक्चर बनाया था ना शूट बर्ड का, वैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये छूट गया बीच बीच में, ये बीच बीच में छूट गया, तो आपने कहा कि सर यहाँ नोड है। अब यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है, तो यहाँ से फिर आगे जाके आप लीफ बनाओगे ही बनाओगे। लीफ के भी तो टिश्यू परमानेंट सेल्स ही तो हैं, वो यहाँ से बनेंगी। अब यहाँ पे जो एक बड बन रही है, जिसे एक्सिलरी बड आपने बोला, तो एक्सिलरी बड में जो मेरिस्टम यहाँ आएगा, इसकी टिप पे, एक्सिलरी बड का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा जैसे ये शूट बड का है। इसलिए तो ये लिखा था कि ये टर्मिनल बड है, और ये एक्सिल में है तो ये एक्सिलरी बड है। फ्लावर के टाइम पे लिखा था ना, टर्मिनल फ्लावर, एक्सिलरी फ्लावर। तो यहाँ पे भी जो इसकी टिप पे आएगा वो टिप क्या होगा, वो एपिकल होगा। और जो यहाँ पे साइड में आएगा वो क्या होगा, फिर वो वही बात है कि फिर वो इंटरकैलरी हो जाएगा। ऐसे आएगा ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्यों बनेगा इसी इंटरकैलरी से। इंटरकैलरी से मेरिस्टम तो है ही ना, मेरिस्टम से आप डायरेक्ट परमानेंट बना लो,
या मेरिस्टम से एक और बड बना लो। मेरिस्टम तो कुछ भी बना सकती है ना, कोई भी स्ट्रक्चर बनने के लिए पहले डिवाइड करना जरूरी है, और वो मेरिस्टम ही कर सकते हैं। तो पहले ये स्ट्रक्चर बनेगा, अब इसके बाद आप इससे कोई भी चीज बना सकते हैं। इसको चाहे फ्लावर में, इन्फ्लोरेसेंस में, ब्रांच में, कहीं भी टर्मिनेट कर लीजिए। और जब ये टर्मिनेट होगा तो फिर वहां पे फिर वही बात आएगी कि फिर उस पूरे बर्ड के ऊपर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर आपको दोनों चीजें यानी इंटरकैलरी और एपिकल ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। बट नोड पे एपिकल नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि क्या सर नोड पे एपिकल है, तो ये एपिकल नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर परमानेंट आ रहा है और एपेक्स के ऊपर कुछ नहीं आएगा। एपेक्स के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर रूट में है भी तो वो डेड सेल्स हैं जो रूट कैप बनाती है। ये टेक्निकल डिफरेंस है कि एपिकल और इंटरकैलरी को हम अलग अलग कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। अब हम इसके आगे देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टम ये हो गया, लोकेटेड इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू यूजुअली एट द नोड, यानी स्टेम या ब्रांचेस पे प्रेजेंट है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो और इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये इंटरनोड पे भी प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली है, नॉट ऑलवेज। तो देयर आर द केसेस जहां पे आप कह सकते हैं कि ये इंटरनोड पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो समटाइम्स या मे बी एट द इंटरनोड। अब इंटरनोड के एग्जाम्पल, क्योंकि ये रेयर केस है, तो अगर आप ये कहें कि इंटरनोड का एग्जाम्पल क्या है, तो वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं लाइक ग्रासेस। ग्रासेस के अंदर क्या होता है, ग्रासेस में जैसे बैम्बू है या वीट है या राइस है या मेज है, सब ग्रासेस ही हैं। ग्रास फैमिली आप पढ़ ही चुके हैं। एग्जाम्पल में ग्रासेस, वीट हो गया, है ना, बैम्बू हो गया, इन सब जगह। तो इनमें इंटर कैलरी मेरिस्टम इनके इंटर नोड पे भी है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इंटर नोड से फिर एडवेंटिशियस रूट्स नहीं बनेंगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडवेंटिशियस की डेफिनेशन ये थी कि अराइज फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल, और फिर बनेगा नोड से। रनर जब आपको पढ़ाया था तो उसमें क्लियरली लिख दिया था मैंने कि रनर में जैसे ही कोई नोड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो ऊपर लीफ और नीचे एडवेंटिशियस रूट्स बनेंगी। तो ग्रासेस के इंटर नोड पे अगर कोई इंटर कैलरी मेरिस्टम है भी तो भी वो एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करके नीचे ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो जैसे हमने लिखा कि ये इंटर नोड पे भी हो सकती है, नोड पे तो होती ही है, वो आप लिख ही चुके हैं, कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। इवन ये लीफ में भी हो सकती है, एट लीफ ऑल्सो। लीव्स के अंदर भी बीच बीच में कहीं कहीं पे चीजें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल पाइनस है, पाइनस की लीफ के अंदर आपको मेरिस्टम मिल जाएगा। नॉर्मली लीफ मैच्योर टिश्यू होता है, लीफ परमानेंट सेल्स का बना होता है, लीफ मेरिस्टमेटिक नहीं होता। बट पाइनस की लीफ के अंदर आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा है। हालांकि इनका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता, दे आर शॉर्ट लिव्ड, सून या वेरी सून कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। जल्दी इनका परमानेंट स्टेटस इन्हें मिल जाता है, क्योंकि परमानेंट के बीच में छूट गए ना, तो बहुत दिनों तक ये मेरिस्टमेटिक नहीं रहेंगे। जैसे अगर आप ये कहें कि सर रूट नोड से मान लीजिए हमने पढ़ा कोई स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है और पूरा एक ट्री है, तो क्या ट्री के मेन स्टेम या जो मोटी सी ब्रांच है उसके नोड पे कोई लीफ निकलते हुए देखोगे? नहीं निकलेगी। लेकिन जो बहुत पतली सी ब्रांच होगी उसके नोड पे लीफ निकलते हुए आपको दिख जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि नोड तो प्रेजेंट है लेकिन वो वुडी हो चुका है, मतलब वो ओवर एज हो चुका है। जैसे लिखा है यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड था। शुरू में जब वो पतली सी ब्रांच थी तो वहां से लीफ निकलनी होती तो निकल जाती, बट अब नहीं निकलेगी। अब तो वो स्ट्रक्चर वुडी हो गया। वुडी हो गया तो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। प्रेजेंट पहले कभी था बट अब सर्वाइव नहीं कर रहा क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है। अब उसका स्टेटस परमानेंट हो गया। तो जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम को जब आप एक बहुत थिकनेस के हिसाब से बनाओगे तो ये वाला नोड तो खत्म हो चुका होगा ना। यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम टाइम के हिसाब से डीजेनरेट कर जाएगा और ये स्ट्रक्चर कहाँ पहुंच जाएगा? ये यहाँ पहुंच जाएगा लाइक दिस ऊपर। तो फिर ऊपर ये स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, वहां पॉसिबिलिटी है। और 2-3 सालों के बाद देखोगे ये नीचे आ जाएगा, ये और यहाँ पहुंच जाएगा। तो टाइम के हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है शुरू वाला, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। जल्दी ये परमानेंट स्टेटस में आ जाएगा, इसका स्टेटस परमानेंट टिश्यू के जैसा हो जाएगा। इनकी वजह से जो ग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड द साइड ग्रोथ, नॉट अलोंग द एक्सिस बट अलोंग द डिफरेंट साइड्स ऑफ द प्लांट।
कि प्लांट की अगर बुशी हैबिट आ रही है, प्लांट अगर अपने चारों डायरेक्शंस में ग्रो कर रहा है, तो जो ग्रोथ हो रही है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बट ये जो साइड ग्रोथ है ना, ये है प्राइमरी ग्रोथ का ही पार्ट। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्राइमरी ग्रोथ। इसका मतलब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ किस वजह से होगी? अगर एपेक्स की वजह से है तो लेंथ इंक्रीज होगी, और अगर साइड इंक्रीज हो रही है तो इंटरकैलरी की वजह से होगी, है ना। तो प्राइमरी ओरिजिन के हिसाब से आएगा, एपिकल और इंटरकैलरी पोजीशन के हिसाब से हो जाएगा। ये डिफरेंस था जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि दोनों में क्या क्या केस आए। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में समझाया गया है कि जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो ग्रासेस को ग्रेस कर लेते हैं, सही, ग्रासलैंड में ग्रासेस को ग्रेस करते ही है, तो एवरी टाइम ग्रासेस फिर से निकल आती हैं। ऐसा कैसे होता होगा? तो उसका आंसर है ये, क्योंकि ग्रासेस के नोड पे अगर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, या इंटर नोड पे तो रूट नहीं निकलेंगी, नोड से निकलेंगी, तो अगर कोई एक छोटा सा नोड का टुकड़ा भी छूट जाएगा, दोबारा से ग्रो करके नई प्लांट बना देगा। तो जैसे ना ग्रास को आपने तोड़ा है, उखाड़ा, कुछ भी किया, और एक छोटा सा टुकड़ा भी छूट गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, कुछ दिनों के बाद दोबारा से उतना ही बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो ये उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जैसे जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, वो ग्रेज करते हैं प्लांट्स को। जब प्लांट्स को ग्रेज करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए उनकी टिप हट गई, अगर प्लांट को ग्रेज कर रहे हैं तो क्या आप ऑप्शन लेके चलेंगे कि उनकी टिप्स को रिमूव कर दिया। जैसे ये ट्री है या कोई ग्रास है, तो ग्रास में एक ये टिप है, ये ब्रांचेस हैं, तो ये टिप्स बन गई। अब जब हर्बीवोरस एनिमल आया तो क्या किया उसने, इन टिप्स को रिमूव कर दिया। अब इस ग्रास का क्या होगा? कोई बात नहीं, यहाँ पे इंटरकैलरी तो होगा ना, यहाँ से फिर ब्रांचेस ग्रो करना शुरू कर देंगे। जितना आप टिप्स को रिमूव करोगे उतना नीचे से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ग्रासेस नॉन स्टॉप ग्रो करती चली जाती हैं, अपने कितना भी काट लीजिए, यहाँ से तो नहीं उखाड़ा गया ना, लाइक दिस। तो जब उनके टिप्स को रिमूव कर देंगे तो एपिकल मेरिस्टम तो खत्म हो गया, तो ग्रासेस की लेंथ नहीं बढ़ेगी। आपको कभी भी ग्रास के प्लांट की लंबाई नापोगे तो आपको लंबाई नहीं मिलेगी। हाँ, चौड़ाई में और सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वो ग्रो करेंगी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मार्फोलॉजिकली वो स्ट्रक्चर रनर था, एनाटॉमिकली उसका रीजन है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये बातें आएंगी, ठीक है। तो वो मैं लिख नहीं रहा कि हर्बीवोरस एनिमल जो है वो ग्रासेस के पार्ट को रिमूव कर देते हैं, दैट इज एपिकल मेरिस्टम। फिर भी ग्रास के प्लांट दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, दे रीजनरेट देमसेल्फ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम, है ना। तो ये एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा होगा, याद रखिएगा, है ना। नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम। सर जैसे ग्रासेस के इंटरनोड्स में जो मेरिस्टेम होता है, उससे आपने बोला एडवेंटिशियस रूट्स तो राइज नहीं करती, तो फिर उसका काम होता है कुछ और? नहीं, वो तो बीच में छूट गया ना, अब छूट गया तो ठीक है, आगे और बन जाएंगे, उनको धीरे धीरे वो परमानेंट में चेंज हो जाएंगे। उनका स्टेटस तो परमानेंट ही होना है ना। जैसे एपिकल का स्टेटस कभी भी परमानेंट नहीं आएगा, एपिकल तो हमेशा रहेगा। प्लांट की जिस दिन डेथ होने वाली भी होगी ना, उस दिन भी उसके टिप पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, लेकिन इनका स्टेटस हमेशा मेरिस्टेम नहीं रहता है, ये कुछ टाइम के बाद अपने आप परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। तो वो तो एक लोकेशन एक्सेप्शनल वाली बात हो गई कि लीफ में भी हो सकते हैं, नोड पे तो होते ही हैं, इंटर नोड पे भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उसको एक्सेप्शन में स्टडी कर लिया। सर बस, और जो लीव्स और इंटरनोड्स वाले होंगे इनसे कुछ खास एज सच ग्रोथ नहीं होगी ना? नहीं, इनसे कोई ऐसा ग्रोथ नहीं है, उनसे तो लीफ बन गई, लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट कि वो फोटोसिंथेसिस करके फूड की सिंथेसिस या बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स बना रही है। ओके सर। हाँ, किसी को कुछ और कहना था बीच में? सर लीव्स के बारे में पूछ रहा था मैं। लीफ का काम फोटोसिंथेसिस करना है। अगर ये सेल डिवाइड कर रही है तो डिवाइड करने के लिए एनर्जी तो इन्हें भी चाहिए ना, कहाँ से आएगी? इन्हें कोई एनर्जी कोई इंजेक्शन की फॉर्म में तो ना हम ग्लूकोज सप्लाई कर रहे हैं। अगर एक प्लांट डिवाइड कर रहा है, एक मेरिस्टेम भी डिवाइड कर रहा है, तो डिवीजन इज अ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, एटीपी तो वहां भी चाहिए। तो कहाँ से आएंगे? तो डेफिनेटली स्टोर्ड फूड मटेरियल से आएंगे। वो फूड मटेरियल कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली लीफ बनाएंगी।
सबका काम एक जैसा थोड़ा ना हो सकता है, कोई काम का, किसी का काम है फूड बनाना, किसी का काम है उस फूड को यूटिलाइज यानी ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाना, और किसी का काम है उसकी एनर्जी को यूज करके कोई और काम करना। जैसे यहाँ पे ये डिवाइड करके ग्रोथ कर रही है अलोंग द एक्सिस एज वेल एज द साइड ग्रोथ, दोनों ही प्राइमरी ग्रोथ के पार्ट कहलाते हैं। अब आएगा थर्ड, दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको बना के दिखाया। ये प्लांट एक्सिस की लेटरल साइड्स पे होगा, ये साइड है, इसके बराबर में अगर आपने ये साइड्स बना दी तो ये इनकी लेटरल साइड्स कहलाएंगी। तो ये प्लांट एक्सिस के लेटरल साइड पे होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जिस जगह पे ये प्रेजेंट होगा उसका डायमीटर बढ़ेगा, क्योंकि इसको आप सेक्शन में देखोगे तो ये सर्किल नजर आएगा। तो यहाँ से हर ट्री का या ब्रांच का, मोटी वाली ब्रांच जो होती है, पुरानी ब्रांचेस जो होती हैं, उनका डायमीटर बढ़ता है, ग्रिथ बोलते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रिथ और डायमीटर ऑफ द एक्सिस। साइड ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि ब्रांचेस बन जाएंगी, यहाँ पे मतलब ये कि डायमीटर उस पर्टिकुलर ब्रांच या स्टेम का इंक्रीज होगा, ऑल बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। तो इनकी लोकेशन क्या है, दे आर लोकेटेड एट की जगह ऑन लिख लीजिए, लोकेटेड ऑन द साइड्स, ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट एक्सिस, या ऑफ द प्लांट लिख लीजिए। ये इनका हो गया है, इसीलिए लेटरल बोला गया। फंक्शन क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर, या ग्रिथ कहते हैं, GRITH, इंक्रीजिंग डायमीटर और ग्रिथ। और ऐसे जब ग्रोथ होती है तो ये क्या कहलाती है, कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जब किसी ब्रांच या किसी स्टेम में उसका डायमीटर इंक्रीज होता है तो उसका रीजन होता है लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट बन जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, दे इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैम्बियम, सारी कैम्बियम लेटरल कैम्बियम कहलाती है। अब कौन कौन सी कैम्बियम आगे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो मैं उनके नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने कल नहीं लिखा था, कल आपको सिर्फ लिखा था ऑल एक्सेप्ट ऐसे करके। तो ऑल कैम्बियम कौन कौन सी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। वन इज कॉल्ड इंट्रा, जो आपने कल लिखा था। सर क्या है? क्या चीज? सर कैम्बियम एक्चुअल में होता क्या है, मतलब? कैम्बियम एक टिश्यू का नाम है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट उस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। दूसरा क्या कहता है, इंटर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। तीसरा है कॉर्क कैम्बियम। ये तीन हमें पढ़नी है, होने को एसेसरी कैम्बियम भी होती हैं, जो हमें पढ़नी तो नहीं है, कभी रेफरेंस आएगा तो बाद में देखेंगे। और वुंड कैम्बियम भी होती है, ये भी फिजियोलॉजी में किसी रेफरेंस में आएगा, डिटेल नहीं पढ़नी, डिटेल आपको शुरू की तीन की पढ़नी है इसी चैप्टर में आगे। तो ये अलग अलग कैम्बियम है जो प्लांट में प्रेजेंट होती है। अब आप यहां से देखोगे तो इनकी पोजीशन सबकी कैसी है, लेटरल, बट क्या इनका ओरिजिन सेकेंडरी है? नहीं, क्योंकि आपने ये क्या लिखा था, दिस इज ऑफ प्राइमरी इन ओरिजिन, एंड रेस्ट ऑल क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी इन ओरिजिन। अब अगर आप ये कहें कि सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, तो ये सेकेंडरी है और पोजीशन में लेटरल है तो सही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये लेटरल है। ऐसे प्राइमरी जो लेटरल नहीं है उनके नाम क्या आएंगे, इंटरकैलरी और एपिकल है, तो वो भी प्राइमरी बट वो लेटरल नहीं है। ये प्राइमरी है बट लेटरल है, ये सेकेंडरी है और लेटरल है। अब आप सब अलग अलग कर सकते हो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा
मेरिस्टम्स में कि कौन किस एक बार कैटेगरी में जाएगा। आपने पूरी बात बताई, एक बार दोबारा बता दीजिए। तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तुम सुनते नहीं हो क्या? मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने सारे कैम्बियम के नाम लिख दिए है ना, फिर से सुनो। अब इसमें क्या ये सारे कैम्बियम, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा आपसे कि क्या ये सारे कैम्बियम लेटरल हैं? बिल्कुल है, क्योंकि लेटरल के एग्जाम्पल में लिखा है इंक्लूड ऑल, तो मैंने ये नाम लिख दिए गए। अब कल एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि सर एनसीईआरटी में लिखा है कि लेटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। अब मैं इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आता हूं कि क्या सारे लेटरल मेरिस्टम, ऑल लेटरल मेरिस्टम आर सेकेंडरी मेरिस्टम? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? ये है तो लेटरल, बट क्या ये सारे सेकेंडरी हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जो पहला वाला आपने लिखा है वो कल किस में लिखा था? प्राइमरी के एग्जाम्पल में लिखा था आपने। प्राइमरी मेरिस्टम जहां हेडिंग पढ़ी है कल की क्लास में, उसमें आपने ये नाम भी लिखा हुआ है। तो ये वाला लेटरल तो है, लेकिन ओरिजिन में कैसा है? प्राइमरी। और ये वाले लेटरल हैं, लेकिन ओरिजिन में कैसे हैं? सेकेंडरी। तो इसका मतलब है सेकेंडरी मेरिस्टम लेटरल मेरिस्टम हो सकते हैं, ये सेकेंडरी है, लेटरल भी है। लेकिन प्राइमरी भी तो लेटरल हो सकता है ना, ये वाला प्राइमरी है और ये लेटरल के एग्जाम्पल में आ तो रहा है। और अगर कहा जाए कि कोई प्राइमरी मेरिस्टम जो लेटरल ना हो, तो ऑप्शन क्या आएगा? एपिकल वाला तो लेटरल नहीं होता, इंटरफेसिकुल ये इंटरकैलरी वाला भी लेटरल नहीं होता। तो वो ऐसे प्राइमरी है जो लेटरल नहीं है, ये प्राइमरी ऐसा है जो लेटरल है, और ये तो है ही सेकेंडरी जो लेटरल है। आप क्वेश्चन तो कैसे भी बना लीजिए, ये तो स्टेटमेंट थो ना कोई लिखे ही जा सकते हैं सारे कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, है ना। आपसे कहा जाए कि ऐसा मेरिस्टम जो पोजीशन में कहीं पे भी हो सकता है, तो आंसर प्राइमरी हो गया। प्राइमरी में एपिकल भी है, प्राइमरी में इंटरकैलरी भी है, और प्राइमरी में ये वाला लेटरल भी है। तो प्राइमरी मेरिस्टम में तीनों पोजीशन ऑक्युपाई कर ली। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टम ने कौन सी पोजीशन ली है? केवल एक ली है, एंड दैट इज कॉल्ड लेटरल इन पोजीशन। सर वैसे ये वाला डिफरेंस लिखा नहीं हुआ है एनसीईआरटी में। लिखा नहीं है तो इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ आपको। नीट में देखोगे आर्काइव में आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कैम्बियम ऐसा है जो सेकेंडरी ओरिजिन का नहीं है, या इनमें से कौन सा कैम्बियम ऐसा है जो प्राइमरी ओरिजिन का है। हाँ, लेकिन प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल में ये लिखा है एनसीईआरटी ने, आप देखो एनसीईआरटी अगर आप अभी खोल सकते हो तो अभी देखो कि ये वाली कैम्बियम को प्राइमरी में ही लिखा हुआ है। जहां प्राइमरी मेरिस्टम है वहां तीन नाम लिखे हुए हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और इंट्राफेसिकुलर या फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। सर इसीलिए तो वहां पे तो क्या है, एक पैराग्राफ दे दिया। अब पैराग्राफ में आप अपनी मर्जी से एक लाइन पढ़ते हो, फिर आपको लगता है कि सर इसका मतलब क्या ये है। इसलिए मैंने आपको सारे अलग अलग करके पढ़ाए कि आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। सबकी कैटेगरी और सबकी पोजीशन, सबकी ओरिजिन मैंने सब अलग अलग करके ले दिए हैं आपको। तो मेरे हिसाब से आप जब नोट्स पढ़ोगे तो उसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी मेरिस्टम के ओरिजिन या उसकी पोजीशन को लेके। बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर जो लेटरल मेरिस्टम है ये पूरी मतलब लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, कहीं पे बीच बीच में नहीं एब्सेंट भी नहीं होती होती, लिख तो दिया यहाँ पे, सबसे पहली लाइन तो यही लिखी है कि ये तो लेटरल पोजीशन पे ही होती है, बीच में क्यों होगी? है। सर नहीं, जैसे बोल। कि लेटरल साइड है तो पूरी लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, बीच में एब्सेंट होती है। पूरी लेटरल साइड कैसे होती है भाई? सर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसे तो ना, ऊपर से लेके नीचे तक में जो लेटरल मेरिस्टम एक सर्टेन एज के बाद बनेगा, शुरू में तो नहीं होता ना। ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये एक सर्टेन टाइम के बाद बनेगा। तो वो सर्टेन टाइम हर ट्री का अलग है, किसी में 5 साल बाद, किसी में 50 साल बाद, किसी में 200 साल बाद, किसी में 20 साल के बाद। ये तो हर ट्री का अलग अलग आएगा ना। तो उसमें आप कैसे कहोगे कि ये कितनी थिकनेस पे आके होगी? वो तो हर ट्री का अलग अलग हो जाएगा। ओके सर। ओके, 1 मिनट के लिए हो सकता है ये स्क्रीन चली जाए, मैं इसको जरा बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है, अगर ऑफ हो जाएगा तो मैं दोबारा से फोन से कनेक्ट करूंगा, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। आप टॉपिक के हिसाब से देखिए इसको, है ना। मुझे 2 मिनट दीजिए, आपका 2 मिनट का ब्रेक। मैं अभी इसको कनेक्ट करता हूँ बैटरी से। तब तक आपको जो डाउट लगता है इसमें वो आप देख लो।
सो ये हो गया हमारा लेटरल मेरिस्टेम, है ना। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के जैसे टिश्यू। कि हाँ बोलो। जैसे कि एक बड फॉर्म होता है प्लांट पे, तो उस बड के भी लेटरल साइड पे होगा लेटरल मेरिस्टेम? नहीं, बड के साइड में नहीं होगा। बड जब बनती है तब तो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना। अभी क्या बोला, प्राइमरी ग्रोथ जब तक हो रही है तब तक तो लेटरल आएगा ही नहीं ना, लेटरल वाला तो सेकेंडरी है ही। लेटरल में जो ये वाला है, एक जो ऊपर लिखा है लेटरल में जो ये वाला है, ये पहले से प्रेजेंट होगा, ये पहले से प्रेजेंट नहीं होंगे। ये तो जब बड वाली स्टेजेस सारी निकल जाएंगी, मान लीजिए जैसे अब एक मैंगो ट्री होता है, मैंगो के ट्री में शुरू में जब आप मैंगो से प्लांट लगाएंगे, छोटा सा सैपलिंग, छोटा सा प्लांट नर्सरी से लेके आएंगे, तो उस टाइम पे ये वाले टिश्यूज नहीं होते जो नीचे लिखे हुए हैं, सेकेंडरी इन ओरिजिन। मैंगो के ट्री में कम से कम 5 से 6 साल के बाद सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है। तो 5 से 6 साल के बाद आपको ये वाले स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और जब ये दिखाई देंगे तब तक ये वाले खत्म हो चुके होंगे। और जो मैंगो का ट्री 50 साल पुराना है, तो क्या 50 साल तक वो लंबाई में ग्रो करता ही रहेगा क्या? पहले मैंगो के ट्री की लेंथ बढ़ेगी और साइड में जितनी ब्रांचेस निकलनी है वो निकलेंगी, इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। तो मैंगो का एक ट्री बन गया, 5-6 साल में एक छोटा सा पेड़ बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद मैंगो के ट्री में लेंथ नहीं बढ़ेगी ना, साइड ग्रो करेंगी। अब उसके बाद हर एक ब्रांच और हर एक मेन स्टेम की मोटाई बढ़ेगी, वो इस वजह से बढ़ेगी। तो जब अभी आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लो बड तब होगा, आपको, जब वो बड हाँ, स्टेम में मतलब ब्रांच में फॉर्म हो जाएगा, तब वहां पे होगा मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तब भी ब्रांच में जो मोटी ब्रांच होगी वहां ये होगा, जहाँ पे पतली पतली डंडियां निकलेंगी, जहाँ पे मैंगो की लीफ आएंगी, जहाँ पे मैंगो के फ्लावर्स आएंगे, उन सब जगह प्राइमरी ही होगा। सेकेंडरी तो प्लांट में बताया तो कि डायमीटर बनाना है। मैंगो जिस ब्रांच पे लगता है उस ब्रांच की थिकनेस आप देखो ध्यान से, कभी अगर आप देख सकते हो तो वो तो बहुत पतली होती है। वो जहाँ मोटी मोटी ब्रांचेस है मैंगो की, वहां तो ना आम लगते हैं। ओके सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, किसी ने आपको म्यूट कर दिया। जहां से लकड़ी निकलती है मैंगो की, वुड स्ट्रक्चर जहां पे आ रहा है, वहां पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है वो सेकेंडरी है, वो लेटरल वाला होगा, वहां सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी। वहां उस ब्रांच की मोटाई हर साल बढ़ती चली जाएगी। और कब तक बढ़ेगी? डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्पैन। 5 साल में मान लीजिए सेकेंडरी ग्रोथ में एंटर किया तो पता चला 50 साल तक, यानी 45 साल तक केवल ये मोटाई बढ़ती रहेगी। अगर 45 साल तक मैंगो की लेंथ बढ़ती तब तो पता नहीं मैंगो कितना लंबा बन जाता। तो ऐसा होता नहीं है। शुरू में जो ग्रोथ होती है वो प्राइमरी ग्रोथ है, जब बाद में होगी एक सर्टेन टाइम के बाद तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जिन पार्ट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनमें प्राइमरी वाले जो टिश्यूज होते हैं ना वो सब डैमेज हो चुके होते हैं। तो जब आप सेकेंडरी ग्रोथ का स्टडी करोगे तो आपको प्राइमरी ग्रोथ का कुछ नहीं मिलेगा, और जब आप प्राइमरी ग्रोथ को स्टडी करोगे तो आपको सेकेंडरी ग्रोथ का कुछ नहीं मिलेगा। दोनों पैरेलल में तो ना चलती हैं, एक ही ब्रांच पे प्राइमरी भी होती रहे सेकेंडरी भी होती रहे, ऐसा कहीं नहीं होता। पहले प्राइमरी होगी, ग्रोथ होनी थी, जितनी लेंथ बढ़नी थी बढ़ गई, लंबाई चौड़ाई जितनी बननी थी बन गई। अब उसके बाद मोटाई आएगी, और जब मोटाई आएगी तो लंबाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है कि जब आप प्राइमरी ग्रोथ पढ़ते हो तो बीच में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आती, जब सेकेंडरी ग्रोथ की चीजें आप पढ़ रहे होगे तो बीच में प्राइमरी ग्रोथ मत लेके आना। अभी हम ये तो टिश्यू पढ़ रहे थे तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ सेकेंडरी करके लिखा हुआ है। अब हम जितना भी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में वो सब प्राइमरी ग्रोथ का पढ़ेंगे, कहीं पे कोई भी सेकेंडरी वर्ड नहीं आएगा। और जब आप चैप्टर के लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तो वहां पे कुछ भी प्राइमरी नहीं आएगा। जब सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू होती है तो धीरे धीरे प्राइमरी टिश्यू खत्म हो जाते हैं, शुरू के 3-4 साल में दिखाई देंगे, उसके बाद केवल सेकेंडरी ही टिश्यू मिलेंगे। कोई भी प्राइमरी टिश्यू उस ब्रांच पे एग्जिस्ट नहीं करता जिस ब्रांच पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी। जहां प्राइमरी हो रही है वहां प्राइमरी होती रहेगी, जहां सेकेंडरी हो रही है वहां प्राइमरी नहीं होगी, वहां सिर्फ सेकेंडरी होगी। तो दोनों ग्रोथ अलग अलग होती है, दोनों ग्रोथ पैरेलल नहीं हो सकती कि एक ही प्लांट पार्ट में राइट मोमेंट पे प्राइमरी भी होता रहे सेकेंडरी भी होता रहे। दिस इज नॉट पॉसिबल। सर बोलो।
सर जैसे हम ग्रास के एपिकल को हटा दे तो उसमें साइड ग्रोथ देखने को मिलता है क्योंकि उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो सर जब वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट टाइम कुछ टाइम के बाद, तो उसमें कोई साइड ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तब तक कहीं और बन चुका होगा। ग्रास थोड़ा सा आगे भी तो ग्रो करेगी ना एपिकल से, तो फिर कोई हाँ टिश्यू सर। बीच में छूट जाएगा तो वो आगे बन जाएगा। 10-15 सेंटीमीटर दूर जाके, 1 फीट दूर जाके कोई और बन जाएगा तो वो वहां से ग्रो कर जाएगी। ओके सर। और सेकेंडरी ग्रोथ सब में नहीं होती, ये भी मत इमेजिन करिएगा कि ग्रास में कब होगी ये चीज। ग्रास में ये कभी नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ केवल जिम्नोस्पर्म में होती है और डाइकॉट्स में होती है। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, केवल स्टेम में होती है और रूट में होती है। तो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ की बातें करेंगे। अभी तो हमें सब कुछ प्राइमरी के हिसाब से ही पढ़ना है। अब आएंगे सेकंड टाइप के टिश्यू। 2000 सर इंटर कैलोरी में जो हमने शॉर्ट लिव लिखा था वो सिर्फ एक्सेप्शन वाले केसेस के लिए था जो इंटरनोड्स और लीव्स पे थे, या फिर पूरी वो इंटर सबके लिए, वो कैलोरी सबके शॉर्ट लिए, लिव होगी? वो सबके लिए, सारा इंटर कैलोरी के लिए। वो ओके सर। तो इन जनरल इंटर कैलोरी का नेचर ऐसा ही है कि वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और सर फिर जो ब्रांचेस की एपिकल मेरिस्टेम बनेगी वो कुछ मतलब इंटर कैलोरी से ही जो बन गया है उसी के बाद आगे जो डिवाइडिंग सेल्स है उसी से बन जाएगी ना? हाँ, उससे बन जाएंगी। यस सर। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट वो जिनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी खत्म हो गई, मतलब वो अब डिवाइड नहीं करेंगी और कोई काम कर सकती हैं बट डिवीजन नहीं करेंगी। और फिर क्या काम करेंगी उसके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर और उनमें जो चेंजेस होने हैं वो चेंजेस आते चले जाएंगे, है ना। तो उस तरीके से, जैसे मान लीजिए कल हम एग्जांपल डिस्कस कर ही रहे थे कि एक्टोडर्मल या मीजोडर्मल बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो बने तो एक्टोडर्म से हैं, बट मान लीजिए एक्टोडर्म से अगर 4 बॉडी पार्ट बने तो चारों का काम एक जैसा थोड़ा होगा, चारों का काम अलग अलग होगा, चारों के स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होंगे। और जो लिवर मीजोडर्मल है, आई में पार्ट मीजोडर्मल होता है, तो क्या आई और लिवर का काम एक है? नहीं। क्या आई और लिवर की सेल्स का स्ट्रक्चर एक है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोनों का ओरिजिन तो एक ही है ना, मीजोडर्मल। यस। ऐसे यहाँ भी है कि परमानेंट टिश्यू बहुत सारे होंगे, सबका स्ट्रक्चर अलग होगा, सबका फंक्शन अलग होगा, बट कहाँ से बने होंगे? बनेंगे तो मेरिस्टम से ही, क्योंकि इससे पहले तो कोई सेल होती ही नहीं है। मेरिस्टम बनता है जाइगोट से, जाइगोट से बना मेरिस्टम, जो आपने एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम लिखा, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम से बन गया प्राइमरी, प्राइमरी से अब जो परमानेंट टिश्यू बनेंगे वो हमें यहाँ पे पढ़ने। सेकेंडरी ग्रोथ का भी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, जब चैप्टर आधा से ज्यादा हो जाएगा तब उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ की कोई बात आएगी। मुझे दूसरे फोन, हाँ सर लेफ्ट हो गए थे इसीलिए, क्योंकि मुझे दूसरे फोन से कनेक्ट करना पड़ा। उसका बैटरी बिल्कुल 0-2% है और वो किसी भी मोमेंट पे हाफ हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि मैं ही कनेक्ट कर लूँ अलग फोन से। चलो अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी, सॉरी परमानेंट, सिर्फ परमानेंट। सेकंड आएंगे हमारे पास परमानेंट टिश्यू। जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, ये परमानेंट टिश्यू। फीचर्स हमने कल कंपैरिजन में पढ़े थे कि परमानेंट टिश्यू के अंदर आपने लिखा था कि दे लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड, इनमें डिवीजन नहीं होता, एंड सो डिफरेंशिएट फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, इनका एक पर्टिकुलर काम भी डिसाइड हो जाएगा और उनमें डिवीजन बंद हो जाएगा। उस हिसाब से ये करते हैं ना, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो अगर इनको मैं सिंप्लिसिटी के हिसाब से लिखूं, और क्योंकि टिश्यू है तो सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन, ये सब तो होंगे ही होंगे, तो ये बात अभी आएगी आएगी। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि दे डू नॉट डिवाइड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि डोंट डिवाइड, ये इंपॉर्टेंट है फर्दर। हालांकि कल आपने ये भी लिखा था कि अगर इनमें डी डिफरेंशिएशन हुआ तो ये डिवाइड कर जाएंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे कंडीशन आएगी कि भाई ये कब डिवाइड करेंगे, बट इन जनरल ये डिवाइड नहीं करते। अब ये भी 2 टाइप के हैं, जैसे आपने लिखा मेरिस्टेमेटिक के। सर अगर डी डिफरेंशिएशन हो गया तो ये परमानेंट तो रहेंगी नहीं हाँ, ना, फिर वो तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएंगे, इन्हीं से तो सेकेंडरी बनेंगे। ये 2 टाइप के हैं,
वन इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू लिखा है पीटी है ना, अदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कल मैंने आपको डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी टिश्यू की, हैविंग सिमिलर ओरिजिन परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। तो ये डेफिनेशन केवल यहां फिट होती है, यहां फिट नहीं होगी। सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं, जिनमें सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो वो सिंपल कहलाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, मतलब ओरिजिन अलग अलग हो गया, बट कॉमन फंक्शन होगा। टिश्यू की आधी डेफिनेशन पूरी होगी यहाँ पे, आधी अप्लाई होती है, आधी अप्लाई नहीं होती। टिश्यू की डेफिनेशन क्या थी, सिमिलर ओरिजिन परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। तो यहाँ पे सिमिलर ओरिजिन नहीं है, फंक्शन इन सबका एक ही होगा, कॉमन फंक्शन आएगा। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कल टिश्यू की डेफिनेशन कुछ और थी, आज आके कुछ और आ गई। अब आपसे कहा जाएगा टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, तो वो कल वाली ही आएगी। पर जब आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये लिखनी है, ठीक है। फिर आपको मतलब कहाँ पे क्या बात यूज करनी है वो क्लियर है। एक कल की क्लास थी और एक ये वाली क्लास अभी आप पढ़ रहे हैं। ये 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स। एक आप पढ़ेंगे इनमें पैरेन्काइमा, सेकंड कॉलनकाइमा, थर्ड स्केलेरनकाइमा। यहाँ 2 आप पढ़ेंगे, 2 टाइप्स हैं। मैं इनको सीरीज में पढ़ाऊंगा तो मैं ABCD लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जाइलम। जाइलम को हेड्रोम भी कहते हैं, हेड्रोम नाम NCERT में नहीं है। और दूसरा आएगा फ्लोएम, फ्लोएम को लैप्टोम कहते हैं या बास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 पढ़ने हैं, मैं आपको सीरीज में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा भी देर आर फ्यू जिन्हें हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। हमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स ही पढ़ना है, तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट सर लास्ट बास्ट लिखा है, बास्ट, BAST। नो, फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में क्या खास बात है, पैरेन्काइमा प्रिकर्सर ऑफ ऑल कहलाता है। मतलब एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, और अब डिफरेंट टाइप के परमानेंट आएंगे। बट अगर मान लीजिए कोई जाइलम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो जाइलम कहाँ से बनेगा, क्या जाइलम डायरेक्टली मेरिस्टम से बन जाएगा, क्योंकि परमानेंट है और वो मेरिस्टम है, तो क्या मेरिस्टम जाइलम बना सकता है, नहीं। क्या मेरिस्टम डायरेक्टली कॉलनकाइमा बना सकता है, वो भी नहीं। सबसे पहले यही बनेगा। अगर परमानेंट में कोई पहले बनेगा तो पैरेन्काइमा बनेगा, उसके बाद इस पैरेन्काइमा में चेंजेस होते जाएंगे और ये सारे टिश्यू बनते चले जाएंगे। सो इसलिए पैरेन्काइमा को हम प्रिकर्सर ऑफ ऑल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, कि जितने भी टाइप के परमानेंट टिश्यू आप पढ़ेंगे, चाहे सिलेबस में हो या ना हो, उन सब में उनका पहला स्टेटस क्या होगा कि वो पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हो। एक मेरिस्टम पहले पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हो, उसके बाद ये देख लेंगे फंक्शनल बेसिस पे कि उसे जाइलम में जाना है, फ्लोएम में जाना है, स्केलेरनकाइमा बनाना है, या कोई और बनाना है जो फिलहाल यहाँ नहीं लिखा वो भी, है ना। तो इसलिए इसको हम निक नेम में क्या बोलते हैं, दिस इज प्रिकर्सर ऑफ ऑल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। प्लांट में सबसे ज्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट है ना, वो पैरेन्काइमा है। पूरी प्लांट बॉडी में एक नॉर्मल प्लांट आप जितनी भी हाइट का लेना चाहें, मैक्सिमम मास अगर आप टिश्यू वाइज अलग अलग करेंगे तो यही आएगा। हमारे पास तो बहुत सारे टिश्यू है, आपने एनिमल टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप पढ़े होंगे, प्लांट टिश्यू में बस यही 5 है ही नहीं, और बाकी तो स्पेशल टाइप के।
हर प्लांट का अलग अलग होगा। ऐसे टिश्यू जो सारे प्लांट के अंदर है वो केवल यही 5 हैं, जबकि कम से कम मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो एपिथेलियम टिश्यू ही कम से कम 10 से 12 टाइप का तो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। और फिर एपिथेलियम के बाद कनेक्टिव भी आते हैं, फिर उसके अलावा बहुत सारे पड़ते हैं। तो टिश्यू आर कंपैरेटिवली सिंपलर इन केस ऑफ प्लांट। एनिमल टिश्यू कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टेन करना पड़ता है कि जब हर जगह पैरेनकाइमा है ये तो अलग अलग कैसे करोगे कि ये लीफ का पैरेनकाइमा है और यहाँ से ब्रांच का पैरेनकाइमा है। तो क्योंकि लीफ और ब्रांच की केमिस्ट्री अलग होगी तो अलग अलग कलर से देके हम उसे अलग अलग कर पाएंगे, है ना। अदरवाइज सब जगह एक ही जैसा दिखाई देगा। सो दे फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट, सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट है, मेजर कंपोनेंट विद इन प्लांट पार्ट। किसी भी प्लांट पार्ट में सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन में आएगा, जैसे आप एक लीफ ले लो, एक लीफ में अगर आप टिश्यू के हिसाब से देखोगे तो मैक्सिमम टिश्यू आपको जो मिलेगा वो पैरेनकाइमा है। एक फ्लावर ले लीजिए, एक फ्रूट ले लीजिए, एक ब्रांच ले लीजिए, एक रूट ले लीजिए, कहीं भी है आप चीज देख सकते हैं। अब पैरेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पैरेनकाइमा लुक्स लाइक इस तरीके से, ये है, कुछ भी बना लीजिए, मैं चीजें लिख दूंगा जो इसमें नहीं बना सकता। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो सेल्स हैं, मेरे शायद बनाने में आगे पीछे हो गया होगा, सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं, मतलब सबका सेम डायमीटर होगा। आइसो मतलब सिमिलर, डायमेट्रिक फॉर डायमीटर। शेप कुछ भी हो सकता है, चाहे आप स्फेरिकल बनाओ, चाहे ओवल बनाओ, चाहे पॉलीगोनल बना लो, चाहे इलोंगेटेड बना लो, बट सबका डायमीटर कैसा होगा? आइसोडायमेट्रिक होगा। तो सेल्स कैसी हैं? टिश्यू में जो सेल्स आएंगी वो कैसी हैं? आइसोडायमेट्रिक। समझ लेंगे ना, सिमिलर इन डायमीटर, है ना। शेप वेरिएबल है, इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल, एटसेट्रा। कुछ भी शेप कोई भी हो, डायमीटर सबका एक जैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेल है तो मैं इसमें सेल वॉल कैसी होगी? बहुत पतली सी, क्योंकि मेरिस्टम कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहा था। अब जब सेल डिवाइड करेगी तो उसमें रिजिडिटी नहीं चाहिए ना, तो मेरिस्टम के अंदर सेल वॉल बहुत थिन होती है। और अब ये क्योंकि इमीडिएटली मेरिस्टम से बने हैं, अभी इनमें कोई स्ट्रेंथ तो डेवलप हुई नहीं है, तो इनकी सेल वॉल भी वैसी ही होती है जैसी मेरिस्टम की होती है। तो सेल वॉल कैसी होगी? थिन होगी। और किसकी बनी है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोजिक होगी। तो सेल वॉल थिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉइंट ये आपको दिख ही रहा है, जब आप ये ऐसी सेल्स बनाओगे तो सेल्स के बीच बीच में स्पेस बहुत आएगा। ये दो सेल्स के बीच का स्पेस देखोगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस, characterized by presence of intercellular spaces। सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इससे आप पहचान लेते हो कि अच्छा ये पैरेनकाइमा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये तो एनसीईआरटी हो गई। अब बताओ, क्या ऐसा कोई पैरेनकाइमा हो सकता है जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेस ना हो? सोच के देखो, क्या हम कोई पैरेनकाइमा ड्राइंग में ऐसा बना सकते हैं जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेस ना आए? मतलब अगर क्यूबिकल सेल्स हो तो? कैसे बना लो, क्यूबिकल बना के देखो। पॉलीगोनल तो है ही, इसमें जो शेप्स हैं इनमें इमेजिन करके देखो। इनमें अच्छा बताओ, मैं स्फेरिकल बनाऊंगा, चलो सबसे इजी है। मैं सारी सेल्स स्फेरिकल बनाऊंगा, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं आना चाहिए, कैसे बनेंगी? बन सकती हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन दिमाग से सोचने होते हैं, एनसीईआरटी ने लिखे नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सोचें, भले 5 मिनट लग जाए, इट्स नॉट मैटर।
आपको क्वेश्चन करने भी तो आने चाहिए ना। एनाटॉमी में सीधे सीधे तो लिखा है बुक में कि इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पैरेनकाइमेटस इन ओरिजिन विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। नीचे दिए हुए कौन से स्ट्रक्चर में से एक ऐसा है जिसका ओरिजिन तो पैरेनकाइमा है, वो पैरेनकाइमा से बनता है, लेकिन उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सर अगर हेक्सागोनल होंगे तो नहीं होगा स्पेस। कैसा होगा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बनाओगे तो स्पेस नहीं आएगा, हेक्सागोनल में भी स्पेस आ ही जाएगा। एक हेक्सागोन के बराबर में दूसरा हेक्सागोन किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखिए, उसके पैरेलल में मत रखिए, बन जाएगा। बनाओ, मान लीजिए ये एक हेक्सागोन है, दूसरा हेक्सागोन मैं ये बनाऊंगा तो ये स्पेस आ जाएगा। अब तीसरा बनेगा तो यहां से बनेगा ना, चौथा बनेगा तो ये आएगा। फिर यहाँ हेक्सागोन कैसे बनाओगे? यहाँ ऐसे बनाओगे, फिर ये स्पेस आ जाएगा, आएगा ही, सर इलांगेटेड में तब भी आ जाएगा। ये तरीका नहीं है, कुछ और तरीका सोच के देखो। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, इसमें देखोगे तो अगर इसको मैं लेयर में अरेंज करूं तो 1 2 3 4 लेयर बनी हुई है ना, मल्टी लेयर्ड है। अगर आप सिंगल लेयर बनाओ तो स्पेस आएगा क्या? केवल एक लेयर बनानी है, लाइक दिस। अब बताओ स्पेस कहाँ पे है? इसके बाहर कुछ नहीं है, एयर है यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी आएगा वो दूसरा टिश्यू है ही नहीं, पैरेनकाइमा नहीं है यहाँ पे, कोई और है, लाइक कॉलनकाइमा है मान लीजिए यहाँ पे, जो दूसरा आप पढ़ोगे। अब पैरेनकाइमा तो केवल यही है ना, क्या इसमें स्पेस दिख रहा है आपको? नहीं। नो नो सर। जहां, हाँ, तो अब आपको आंसर कैसे ढूंढना है इस क्वेश्चन का, कि जहां जहां पे एनसीईआरटी ने लिखा है सिंगल सेल्ड पैरन, सिंगल लेयर्ड पैरेनकाइमा, वहां पे ये लाइन नहीं आएगी ना, क्योंकि अगर पैरेनकाइमा सिंगल लेयर है, पैरेनकाइमा सिंगल लेयर कहाँ होता है ऐसा एनसीईआरटी ने 3 4 बार आगे इसी चैप्टर में लिखा हुआ है। बस ये नहीं लिखा कि वहां पे स्पेस नहीं होता, वहां पे सिर्फ लिखा है कि ये सिंगल लेयर्ड पैरेनकाइमा है। अब ये तो आपको सोचना है ना कि अगर पैरेनकाइमा सिंगल लेयर्ड हो जाएगा तो उसमें स्पेस नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन हो गया। सिंगल लेयर्ड पैरेनकाइमा, जहां पे लाइन क्या आ जाएगी, जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगी, मतलब विदाउट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंटरसेलुलर स्पेस यहां लिख दे रहा हूं, बिना स्पेस के आ जाएंगी। सर अगर वो सिंगल लेयर है तो एक हॉरिजॉन्टल मतलब 2D में लेयर होगी ना, तो फिर उसमें भी जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस तो हो ही सकती है। कैसे होगी बताओ ना, आप इमेजिन कर लीजिए, बनी तो है 2D में ही बनाइए, मान लो ये ऊपर वाला डायग्राम, नीचे कोई और टिश्यू आएगा, नीचे पैरेनकाइमा नहीं आएगा, ऊपर एयर है। मान लीजिए ये लीफ का मैंने एनाटॉमी बनाया, तो लीफ में ऊपर की एपिडर्मिस पैरेनकाइमा की होती है, एक लेयर की होती है, तो लीफ के ऊपर तो एयर आ रही है, कोई टिश्यू तो है नहीं। अच्छा, इस लेयर के नीचे जो टिश्यू आ रहे हैं वो पैरेनकाइमा नहीं है। अब बताओ कि ये जो एपिडर्मिस है लीफ की, ये इंटरसेलुलर स्पेस में आएंगे या नहीं आएंगे? नीचे जो बना है वो कोई और टिश्यू है, तो आप ये मत कहिए कि इनके और इनके बीच में स्पेस है। अगर हम ये बोले कि इसमें और इसके बीच में स्पेस है, तो फिर वो पैरेनकाइमा का क्वेश्चन था ना हुआ। पैरेनकाइमा तो केवल इतना है, इसमें स्पेस कहाँ आएगा? आएगा ही नहीं। ये लाइन तो ओके ऐसे सर। बनेगी, ऐसे बनी भी है एनसीईआरटी में। बस ध्यान देने वाली बात है कि एपिडर्मिस को हम ऐसे बनाते हैं क्योंकि वो सिंगल लेयर्ड पैरेनकाइमा की बनी होती है। इसमें एग्जांपल कौन कौन से? सर वैसे नेबरिंग सेल्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, जैसे कि मतलब आसपास ही है और एक क्यूबॉइड, एक पॉलीगोनल हो गया, एक नहीं नहीं स्फेरिकल नहीं, हो गया। ऐसे नहीं होगा, एक जगह के टिश्यू एक जैसे होंगे। लाइक अगर एपिडर्मिस में मान लीजिए बैरल शेप सेल्स हैं, तो रूट की एपिडर्मिस में होती हैं तो सारी बैरल शेप की होंगी। कॉर्टेक्स का पैरेनकाइमा अगर स्फेरिकल होता है तो सारा स्फेरिकल ही होगा। अगर कुकरबिट्स का पैरेनकाइमा पॉलीगोनल होता है तो सारा पॉलीगोनल ही होगा, इस तरीके से। यहाँ पे एग्जांपल क्या आएंगे, ओके सर। एक एपिडर्मिस, हम आगे पढ़ेंगे भी इस बात को, लेकिन अभी भी याद रखिए आप, ऐसे एक एंडोडर्मिस होगी। ये सब सिंगल लेयर्ड पैरेनकाइमा के एग्जांपल हैं। पेरिसाइकिल हो सकती है, एटसेट्रा।
बाकी कोई और आएगा नाम तो बाद में देख लेंगे। जहां जहां भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ये सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा है, क्योंकि अभी आप जब टिश्यू पढ़ रहे हो तो आप पैरेन्काइमा के बारे में जितना पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना टिश्यू, उसके बाद हर एक चीज के आगे सिर्फ ये लिखा होगा पैरेन्काइमेटस इन ओरिजिन, ऐसे कॉलन काइमेटस इन ओरिजिन, स्केलेरन काइमेटस इन ओरिजिन। अब आप ये कहें कि सर इसमें पैरेन्काइमा क्या है, तो पैरेन्काइमा पूरा डिटेल में आपको एक जगह पढ़ा दिया गया। अब बाद में तो केवल पैरेन्काइमा वर्ड यूज होगा कि कॉर्टेक्स कैसा होता है, लूजली अरेंज पैरेन्काइमा, मतलब ये बनाना है और स्पेस और ज्यादा कर देना है। हो गया कॉर्टेक्स का आंसर कि कॉर्टेक्स कैसा होता है, लूजली अरेंज पैरेन्काइमा। बस इतना काफी है, कॉर्टेक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। एपिडर्मिस कैसी होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमा, बात खत्म। अब आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ से देख लीजिए कि कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमा का मतलब क्या निकल के आएगा। तो आगे जब आप टिश्यू से टिश्यू सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे केवल टिश्यू के नाम यूज होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही करा दिया जा रहा है, सो दैट कि आगे कोई कंफ्यूजन ना आए कि सर इसमें क्या करें, आगे इसका मतलब क्या है। तो हर चीज को सिंक्रोनाइज वे में ही पढ़ना है, मतलब इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी था, इसी तरीके से एनाटॉमी है, और फिजियोलॉजी तो पूरी इसी तरीके से। वहां पे तो आपने अगर एक भी चीज स्किप कर दी तो कुछ आगे समझ में नहीं आएगा। पैरेन्काइमा के और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेन्काइमा के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, और पैरेन्काइमा अगर मॉडिफाई होगा तब पैरेन्काइमा क्या करेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन कभी पूछा जाए आपसे तो मेन फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन है टू स्टोर फूड। ये फूड स्टोरेज के लिए होता है। फूड का मतलब है स्टार्च, जो स्टार्च सेल्स में स्टोर होगा ना, वो प्लांट के पैरेन्काइमा के अंदर ही अधिकतर, मोस्ट ऑफ द केस में ये फूड को स्टोर करते हैं, तो ये फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। अदर फंक्शंस क्या क्या है वो आप देख लीजिए। अदर फंक्शंस में ये शॉक एब्जॉर्बर कहलाते हैं, बिकॉज स्पॉन्ज के जैसे है ना, बीच बीच में बहुत स्पेस आ रहा है, तो इनका काम क्या है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे। जैसे किसी को रजिस्ट करना होगा ना किसी प्लांट पार्ट को, तो उस वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर का स्टेटस इनका बन जाता है ना? तो ये आपको शॉक एब्जॉर्बर वाली बात याद रखनी है, ठीक है। मॉडिफिकेशंस क्या क्या इनके अंदर हैं और क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो आप देख लीजिए। अगर इस इंटरसेलर स्पेस के अंदर एयर हो जाए, अदर फंक्शंस के हिसाब से हम क्या ले रहे हैं, लाइक एयर फिल्ड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में एयर भर जाए। एयर कहाँ भरेगी, इंटरसेलुलर स्पेस में, है ना। तो जब एयर फिल्ड पैरेन्काइमा होता है तो उसको एक नाम दिया गया, इसे एरनकाइमा कहते हैं। क्या बोलेंगे, एरनकाइमा, एयर वाला पैरेन्काइमा है। जहां जहां पे आपने स्पेस बनाया वहां वहां पे एयर भर दो तो क्या बन जाएगा, एयर फिल्ड पैरेन्काइमा। अब जब आप ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, अगर ये प्लांट एक्वाटिक होगा तो फिर प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करेगा ना, प्लांट फ्लोट करने में आसानी हो जाएगी प्लांट को। तो जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके पैरेन्काइमा में एयर भरी होती है, तो उस टिश्यू को स्पेसिफिकली बोलते हैं पैरेन्काइमा, या आप सिंपली बोल सकते हैं एयर फिल्ड पैरेन्काइमा, है ना। इनका फंक्शन क्या बन जाएगा, टू प्रोवाइड बायोन्सी, एग्जाम्पल क्या बन जाएंगे, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जो हाइड्रोफाइट्स तैरते हैं उनमें। एक मॉडिफिकेशन या दूसरा फंक्शन दोनों एक साथ ही हो गया, ये आ गया। ऐसे पैरेन्काइमा का अभी आपने काम क्या लिखा, फूड को स्टोर करना। सेल पढ़ लिया आपने, यस सर। पढ़ लिया, ठीक है। फूड को स्टोर करेंगे तो किस सेल ऑर्गेनेल में करेंगे, सेल में डायरेक्टली तो नहीं होगा ना स्टोर, से पैरेन्काइमा की सेल में सीधे थोड़ा ना आप स्टार्च को डुबो दोगे। स्टार्च किसी सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल में होगा ना, किस में होगा, प्लास्टिड्स, सारे प्लास्टिड में तो नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में, वैक्यूल में नहीं होता बेटा फूड स्टोर, पहले ल्यूकोप्लास्ट में होगा। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड प्लास्टिड्स कहलाते हैं, और उसमें स्टार्च के हिसाब से आपने एमाइलोप्लास्ट भी एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। तो बेसिकली क्या है कि फूड को स्टोर करना, आपने यहाँ पे लिखा, ये पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है। अगर ल्यूकोप्लास्ट की जगह पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट बन जाए तो फंक्शन बदल जाएगा ना, फिर वो फोटोसिंथेसिस करना लगेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम है फूड बनाना
और ल्यूकोप्लास्ट का काम है उस बने हुए फूड को अपने ही अंदर स्टोर करना। तो अगर हम पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट को डेवलप कर दें, पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ क्लोरोप्लास्ट कर दोगे तो फिर ये फूड स्टोर नहीं करेगा, फिर तो ये फूड बनाना का शुरू कर देगा। नॉर्मली पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यहाँ है पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट। अब इसको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरो से वर्ड लिया गया है, क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सर फिर इसमें फूड स्टोरेज होएगी नहीं? ना, इसमें नहीं होगी, बाकी में होगी। इसका तो फंक्शन चेंज हो गया ना। एग्जाम्पल क्या आएगा, लीफ में आपने मीजोफिल सेल्स सुना है, लीफ में मीजोफिल सेल्स होती है जो यस सर। फोटोसिंथेसिस करती है, यस सर। वो यही है। मीजोफिल सेल को टिश्यू के हिसाब से बोलोगे तो क्लोरेन्काइमा है। मीजोफिल का मतलब है, मीजो मतलब इन बिटवीन, फिल मतलब लीफ, लीफ में जो सेल्स बीच में आ रही हैं। बीच में क्यों आ रही है, क्योंकि लीफ में ऊपर भी एपिडर्मिस होती है, नीचे भी एपिडर्मिस होती है। तो लीफ की जो बीच वाली सेल है उनको बोल दिया गया मीजोफिल सेल, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। बट अगर हम इसे एनाटॉमी के हिसाब से कहें कि वो कौन सा टिश्यू है, तो वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन के हिसाब से पैरेन्काइमा, बट ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। स्पेसिफिक नाम क्या दे दिया गया, क्लोरेन्काइमा। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, या मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन क्या है, पैरेन्काइमा में अभी हमने लिखा कि शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है ना वो क्योंकि स्पंज लाइक है तो आपका फोर्स रेजिस्ट कर जाएगा वो आसानी से। अगर मान लीजिए पैरेन्काइमा को मैं मल्टी लेयर्ड बना के कॉम्पैक्टली अरेंज कर दूं, स्पेस खत्म कर दूं, तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, फिर तो वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फिर तो वो मोटा हो जाएगा, फिर तो वो प्लांट को स्ट्रेंथ देगा। जनरली पैरेन्काइमा वाले जो टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू कहलाते हैं। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हार्ड बन जाएगा। जब वो हार्ड बन जाएगा तो उसके हिसाब से उसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पैरेन्काइमा। ये मल्टी लेयर्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस टिश्यू ना के बराबर, बिल्कुल नेग्लेजिबल है ना। इसको हम बोलते हैं प्रोजेनकाइमा, PROSEN, प्रोजेनकाइमा। इसका काम क्या हो गया, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली पैरेन्काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए टिश्यू कोई और है, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, ये नहीं करता। तो ये प्रोजेनकाइमा कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोजेनकाइमा लीफ में होते हैं, फॉर एग्जांपल इन लीफ। ये आपको प्रोजेनकाइमा भी याद रखना है, ठीक है। एक और लास्ट है, सेकंड लास्ट, एक्वेटिक प्लांट जो ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, ये पानी में पड़े हैं। नॉर्मली आप किसी भी चीज को पानी में डाल दोगे तो सड़ जाएगी ना, बैक्टीरिया और फंगी उसको डिकम्पोज कर देंगे। इन प्लांट को तो कोई डिकम्पोज नहीं करता। इसका मतलब है क्या, कि बैक्टीरिया और फंगी प्लांट बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही नहीं होंगे, इसीलिए डिकम्पोज नहीं कर पाते होंगे। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बीच में एक जेल लाइक लेयर बन जाती है, एक म्यूकस की लेयर होती है। अगर आप किसी एक्वेटिक प्लांट को, लोटस को आप पानी से निकाल के देखोगे ना, उसकी जड़ें तो स्लाइमी होती हैं बहुत सारी। तो वो स्लाइमी सिक्रीशन कहाँ से आएगा, तो जो स्लाइमी सिक्रीशन होता है उसे म्यूसिलेज कहते हैं, म्यूसिलेज इज विस्कस स्लाइमी सिक्रीशन। उसको रिलीज करने वाला पैरेन्काइमा उन प्लांट पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। बल्कि ये नाम उधर लिखना चाहिए था मुझे, मैंने टेक्निकल नेम से इधर लिखे हुए। ये करता क्या है, दिस इज पैरेन्काइमा secreting mucilage। इससे होगा क्या, इसका फंक्शन क्या बन जाएगा,
प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल डिके। एग्जाम्पल क्या आएंगे? सेम ऊपर वाले, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। और लास्ट में आपकी बुक में लिखा होगा, जब आप कैम्बियम बनाओगे ना, तो कैम्बियम हमने पढ़ा, कैम्बियम क्या अभी आपने पढ़ा, कैम्बियम एक सेकेंडरी टिश्यू है। और कल आपने लिखा था कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनता है, बाय द डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो कौन सा परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएट करेगा? बिकॉज परमानेंट में तो आज आपने 5 लिख लिए, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्किनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम। तो एक्चुअली जिससे कैम्बियम बनती है ना, वो पैरेनकाइमा होता है। सो दिस आल्सो हेल्प्स इन, क्योंकि हम ये टॉपिक बाद में पढ़ेंगे तो यहाँ कोई डिटेल नहीं है, आल्सो हेल्प्स इन ओरिजिन ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, वो हमने कल लिखा था, बाय द डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। दैट परमानेंट टिश्यू इज पैरेनकाइमा। क्योंकि मेरिस्टम से पैरेनकाइमा बना है, तो पैरेनकाइमा से मेरिस्टम बनाना बड़ा आसान हो जाएगा भाई। एक सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग हुई और एक कॉम्प्लेक्स को दोबारा डी डिफरेंशिएट करके हमने सिंपल मेरिस्टमेटिक बना दिया। तो मोस्ट ऑफ द केस में जब कैम्बियम बनती है तो कहाँ से बनती है? पैरेनकाइमा से ही बनती है। आगे आप अलग अलग कैम्बियम पढ़ोगे तो उनका ओरिजिन कहाँ से होगा? पैरेनकाइमा से ही होगा। तो वो आपको याद रखनी है। ये मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेनकाइमा मैंने लिखे हुए, कुछ इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है, ये वर्ड म्यूसिलेज कवरिंग होती है प्लांट के कौन से पार्ट में, मतलब सीक्रेट होती है? क्या चीज सर, जो म्यूसिलेज सीक्रेट करता है जितना जितना पोर्शन पानी में पड़ा है, रूट है तो रूट, स्टेम है तो स्टेम भी, लीफ है तो लीफ भी, जो भी वाटर के कांटेक्ट में प्लांट पार्ट आएगा सब पे म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, वरना तो सड़ जाएगा पौधा। ओके सर। प्लांट सबमर्ज्ड है पूरा ही, तो फिर पूरे में होगी। पूरी वो जर्नल बॉडी सरफेस बोलते हैं उसे हम। वहाँ रूट, स्टेम, लीफ को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, वहाँ एक टर्म यूज कर देते हैं जर्नल बॉडी सरफेस, मतलब पूरी बॉडी। अगर जैसे हाइड्रिला है, हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज, पानी मतलब बॉटम पे होगा पॉन्ड के। तो अगर वो सबमर्ज प्लांट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको पूरी बॉडी उसकी स्लाइमी सिक्रीशन से कवर्ड होती है। तो वहाँ जो सेल्स वो स्लाइमी सिक्रीशन बना रही हैं, दो सेल्स बिलोंग्स टू द टिश्यू पैरेनकाइमा। रूट का है तो रूट में, स्टेम का है तो स्टेम में, लीफ का है तो लीफ में, लाइक दिस। पैरेनकाइमा होता है हर जगह, ऊपर आप लिख ही चुके हो। मोस्ट कॉमनली फाउंड जो टिश्यू प्लांट बॉडी में है वो पैरेनकाइमा ही है, तो इसलिए वो बात आ जाती है। क्लियर? तो हमने ये पैरेनकाइमा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आएगा कॉलन। बोलो सर, एक बार थोड़ा नीचे कर दीजिए। सर हाँ सर, ये जो प्रोसेनकाइमा है इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा? मतलब एब्सेंट नहीं बोला जाता, कंप्लीटली एब्सेंट वाला सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, बट बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर, लेस है। और इनकी जो वॉल है ना वो भी थिक हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसेनकाइमा है ये कंपैरेटिव है एक्चुअली, क्योंकि थिन सेलुलोजिक सेल वॉल है तो उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा। थिन सेल वॉल है तो उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा, लेकिन अगर थिक सेल वॉल हो जाएगी तो स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं चाहो तो कि ये जो प्रोसेनकाइमा है ये स्लाइटली, मतलब कंपैरेटिवली हम लिख रहे हैं, स्लाइटली थिक वॉल्ड है, सेल्स हैं एज कंपेयर टू अदर्स। अगर हम देखें तो ये कुछ थिकनेस के साथ है, नॉर्मली थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। सर, कैम्बियम इससे पैरेनकाइमा से क्यों बनता है? अब जैसे क्या है कि किसी सिंपल है ना, मतलब अगर ये मेरिस्टेम है और ये पैरेनकाइमा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से वापस लौटना आसान है ना, रादर देन वन ए से बी और बी से ए, इजी हो जाएगा। अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी में जाओगे तो डी से वापस ए आने में तो टाइम लगेगा ना। टाइम लगना मतलब इसलिए क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे ना कल, मतलब अगली क्लास में, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेनकाइमा सबसे सिंपल टिश्यू है, प्रिकर्सर है, और इसका स्ट्रक्चर लगभग मेरिस्टम के जैसा ही है, सेल वॉल भी थिन सेलुलोजिक है, तो आसानी से बैक हो सकता है। यहाँ तक आओगे तो स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी ना कि वो दोबारा से सिंपल में जा ही नहीं पाएंगे टिश्यू।
तो इसलिए अब कैम्बियम के लिए तो डी डिफरेंशिएशन होना ही है। तो डी डिफरेंशिएशन तभी तो आप कर पाओगे ना जब टिश्यू लगभग सिमिलरिटी के साथ हो। अगर टिश्यू पूरी तरीके से बदल जाएगा तो कैसे करोगे? तो पैरेन्काइमा क्योंकि लगभग मेरिस्टेम के जैसा ही होता है स्ट्रक्चरली, अगर देखा जाए तो कंपोजिशन के हिसाब से, सेल वॉल के नेचर के हिसाब से, तो इसलिए वो चीज पूरी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केस में पैरेन्काइमा से कैम्बियम बनेगा। एक कैम्बियम ऐसी भी होगी जो कॉलनकाइमा से बन जाएगी, बस। उसके अलावा कोई भी कैम्बियम कहीं और से नहीं बनती, या तो पैरेन्काइमा से बनती है अधिकतर, और एक ऐसी है जो यहाँ से बनती है। वो हम देखेंगे जब आप पढ़ोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर हाँ सर, मतलब जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता? नहीं, वो नहीं हो सकता एक्चुअली, ये डेड हो जाता है। तब डेड वाले को लिविंग कैसे बनाओगे? जो मर चुका है उसे जिंदा कैसे करोगे? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के नाम पे केवल डेड होता है, केवल सेल वॉल होती है, अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि जब सेल ही नहीं है तो टिश्यू क्यों है, बट फिर भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको टिश्यू कंसीडर किया जाता है। सर हाँ बोलो बोलो। सर जैसे जाइलम और फ्लोएम में ये भी नहीं हो सकते फिर डी डिफरेंशिएट? नहीं, ये भी नहीं हो सकते। सर इसमें तो कुछ सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं। इनसे डी डिफरेंशिएट कराने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, बिकॉज इनमें कई सारी सेल होती हैं। तो इनमें जो इनका पैरेन्काइमा है वो बैक में आप ले जा सकते हो। इनमें जो पैरेन्काइमा के अलावा और सेल्स हैं, बिकॉज ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बने हुए हैं, तो उनसे नहीं कर सकते। बात तो वही हो गई ना कि अल्टीमेटली आपने यूज तो पैरेन्काइमा ही किया, चाहे जर्नल पैरेन्काइमा हो या जाइलम या फ्लोएम का भी पैरेन्काइमा अलग से होता है इंडिपेंडेंट, उसको तो यूज कर रहा हूं। लेकिन उनसे हम करा सकते हैं, नेचर में नहीं होती। नेचर में तो जो कैम्बियम बनेगी वो पैरेन्काइमा से, और एक कैम्बियम ऐसी है जो बनती है कॉलनकाइमा से, बस बात खत्म। जितनी भी कैम्बियम है वो सब पैरेन्काइमा से बनेगी, एक को छोड़ के, और जो एक है वो बनेगी कॉलनकाइमा से। ओके सर, ठीक है, मैं तो कॉलनकाइमा भी खत्म करने वाला था, आपने मुझे। चलो अगली क्लास में करेंगे हम सेकंड कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है नाउ, धीरे धीरे करते। ठीक है, so goodbye to all of you. Good night. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening.